नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, कैप्टन जिले सिंह अकेडमी चरखी दादरी। मैं आपके बीच में एग्जाम के लिए जीके सॉल्यूशन कराऊंगा आज, और ना केवल इसके केवल आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे या केवल इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको, बल्कि जो इसका कंप्लीट विश्लेषण है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है वो क्वेश्चन आपका उसी समय क्लियर हो जाए, और निकट भविष्य में जो भी एग्जाम कभी होता है और उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से कर पाओ। तो पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयोग के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि सीधी बात है कि वो जो आयोग है वो आयोग बाद में बनाया गया है, तो उस आयोग का नाम है आपका योजना आयोग। योजना आयोग चुनाव आयोग का है बेटा, चुनाव आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 में किया गया है, योजना आयोग का जिक्र नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो आपका उत्तर होगा योजना आयोग की स्थापना होती है 1950। ध्यान रखना, यह वही योजना आयोग है जिसे वर्तमान में नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो चीफ होते हैं, वो चीफ होता है देश का प्रधानमंत्री, यानी कि इसके पहले अध्यक्ष कौन हो गए, पंडित नेहरू। आपकी जानकारी के लिए खास बात बताता हूं, ये लगातार 16.5-17 वर्ष तक देश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री भी रहे थे। तो जो हमारा जो विदेश का डिपार्टमेंट है उसमें सबसे अधिक छाप पंडित नेहरू की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक थी इन्होंने जेल से लिखी थी, और इन्हीं के 100वें जन्मदिन के रूप में ट्रेन चलती है और ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए आगे पढ़ते। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो योजना आयोग, इसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। एक बात को और नोट डाउन करके लिखना आपको, गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो या आप ये भी बोल सकते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है गुलजारी लाल नंदा। एक बार तो नेहरू जी के देहांत पर और एक बार ये शास्त्री जी के देहांत पर। ये पहला क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का पत्र प्राप्त हुआ था, ये पत्र है बेटा, सम्मान पत्र प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। इसका नाम होगा आपका इल्तुतमिश। ध्यान रखना बेटा, ये जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का व्यक्ति है। ध्यान रखो, गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक रूल करता है। गुलाम वंश जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसकी राजधानी थी लाहौर। इसकी राजधानी लाहौर जो रावी नदी के तट पर है। ध्यान रखो बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है हड़प्पा, ये भी आपका रावी नदी के ही किनारे है। और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है आपका इल्तुतमिश, और इसी को खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। वैसे यदि मैं आपको बताऊं इल्तुतमिश का मीनिंग क्या होता है, तो इल्तुतमिश का मीनिंग होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश ये होता है आपका फेमस फॉर जस्टिस, ये जो है आपका फेमस फॉर जस्टिस, न्याय के लिए प्रसिद्ध हुए थे। ये फेमस फॉर जस्टिस, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और इन्होंने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए जो डे डिसाइड किया था वो संडे इनके लिए इंपॉर्टेंट था। जो कलर इनके द्वारा डिसाइड किया गया था वो कलर था रेड कलर, और लाल रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि खतरे के निशान पर सामान्य रूप से रेड कलर का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है, यानी कि वो बाउंड्री लाइन बतानी है जो 2 कंट्री के बीच में है, उस बाउंड्री लाइन का नाम आपको बताना है। चलिए अब इसका जो उत्तर है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये नहीं है बेटा,
आपका जो उत्तर है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये नहीं है। यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। 180 डिग्री अक्षांश से ली गई है। प्रशांत महासागर जो आकार में सभी महासागरों से बड़ा है, जिसकी आकृति एस आकार की है, सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। मुंगे की दीवार वो प्रशांत महासागर में है। और विशेष बात एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसे प्रशांत महासागर को बनाती है वो है दुनिया का सबसे गहरा गर्त, सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरियाना गर्त, वो यहीं पर है जो लगभग 11 किलोमीटर के अप्रोक्स है। अब ये है मैकमोहन रेखा, ये आपका भारत और चाइना के बीच है, भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डूरन रेखा ये आपका इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है। और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काबुल एकमात्र मुगल सम्राट जिसका समाधि स्थल काबुल में बना हुआ है वो आपका बाबर। 17 मुगलों में से एकमात्र है, ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इनमें से वो भाषा बतानी है जिसे भारत की जो 8 नंबर की जो शेड्यूल है उसके अंदर डिस्कस नहीं किया गया है। इसके आंसर को समझिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात बताऊं आपसे भाषा, भाषाओं का जिक्र जिस शेड्यूल में किया गया है वो 8वीं अनुसूची है। ये भी ध्यान रखो जो आपका मूल संविधान है उसके अंदर अनुसूचियों की संख्या भी 8 ही थी, लेकिन एट ए टाइम अनुसूचियों की संख्या 12, ध्यान रख लेना है। अब जिनमें से जो 8वीं अनुसूची है ये आपकी भाषाओं के लिए है। ध्यान रखना जब देश का संविधान बनता है तो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में संविधान की 22 भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण है आपकी इंग्लिश और भोजपुरी। इंग्लिश और भोजपुरी को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। यदि मैं आपसे बताऊं और विषय बताऊं भाषाओं के बारे में, भारत में भाषा आयोग जो लैंग्वेज कमीशन है उसको कब बनाया गया था? लैंग्वेज कमीशन को कब बनाया गया था? लैंग्वेज कमीशन को कब बनाया गया था? 1955। और इसके चीफ कौन थे सर? बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। ये ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है भाषाओं के बारे में। और यदि मैं बताऊं हमारी जो भाषा है हिंदी, हिंदी डे कब बनाया जाता है? तो यदि मैं नेशनल की चर्चा करूं तो 14 सितंबर और इंटरनेशनल की चर्चा करूं तो 10 जनवरी। 10 जनवरी ध्यान रखना, 14 सितंबर हिंदी दिवस है, 15 सितंबर अभियंता जिसे आप लोग इंजीनियरिंग डे बोलते, 16 सितंबर जो ओजोन दिवस है, और 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो समान है आपको उस राज्य का नाम बताना है। भारत का वो राज्य जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में समान रैंकिंग रखता है उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम है आपका मेघालय। मेघालय राज्य कब बना था? 1972 के अंदर। भारत में सबसे अधिक बरसात कहां होती है? मेघालय में ही। कौन सी जगह है वो? उस जगह का नाम है मानसी ग्राम। और पहले क्या थी सर? चिरापूंजी। और चिरापूंजी का नया नाम क्या हो चुका है? सिरोही। और सिरोही राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपका माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात, मेघालय का मतलब ही मेघ बादलों का घर होता है। एक बात और ध्यान रखनी है, लौटते हुए मानसून की बरसात, लौटते हुए, ये याद रखने लायक क्वेश्चन है बेटा, लौटते हुए मानसून की बरसात कहां होती है? तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। मैं फिर बोलता हूं, आपको केवल क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ निकालना है कि इन फ्यूचर यहां से क्वेश्चन आ क्या सकता है। यदि मैं आपको, ये तो समान नंबर से है और ये नंबर पूछ ले तो आपका उत्तर होगा 22।
22वां रैंक है, वो रैंक नंबर 22 है। यदि मैं वैसे बताऊं आपको भारत में सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूपी। और यदि मैं सबसे छोटा राज्य बताऊं अकॉर्डिंग टू एरिया, तो आपका हो जाएगा गोवा। यूपी ना केवल एरिया में है बल्कि पॉपुलेशन में भी है, जनसंख्या में भी अग्रणी स्थान रखता है। सॉरी, एरिया में आपका राजस्थान है, एरिया राजस्थान, एरिया जो है वो राजस्थान, और जनसंख्या में है यूपी। लोकसभा की सबसे अधिक सीट यूपी, राज्यसभा की सीट यूपी, विधानसभा की सीट यूपी, विधान परिषद की सीट यूपी। आंवला सबसे अधिक कहां होगा? यूपी में। गंगा की लंबाई सबसे अधिक यूपी। गन्ना उत्पादक राज्य यूपी। दूध उत्पादक राज्य यूपी। मवेशियों की संख्या यूपी। मुस्लिम आबादी देश में सबसे अधिक यूपी। गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? यूपी। जिलों की संख्या सबसे अधिक कहां है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य है जो जहाज निर्माण उद्योग में अग्रणी स्थान रखता है? भारत का वो राज्य बताना है जो जहाज निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बताइए आपका जहाज निर्माण में। अब एक सीधी सी बात है, इसका उत्तर आएगा आपका गुजरात। एक चीज को ध्यान रखिए, गुजरात आजादी के समय 1957 के अंदर हमारे यहां एक स्टेट होता था बेटा जिसका नाम था बंबई, और 1 मई 1960 में इसके टुकड़े कर दिए गए और 2 टुकड़े बने। एक टुकड़े का नाम है महाराष्ट्र और एक टुकड़े का नाम है आपका गुजरात। तो पहली बात तो गुजरात राज्य कब बना? 1 मई 1960 को। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भी आपका उत्तर गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरी बात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है सर? गोवा। सबसे छोटी वाला कौन है? गोवा। अरब सागर के साथ में जब हाल ही में मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, एक तेज नाम का चक्रवात साइक्लोन आया है जिससे आपका गुजरात हिस्सा प्रभावित होगा। थोड़े दिन पहले बिपरजोय नाम का चक्रवात आया था जिसका नाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा दिया गया था। तो ये गुजरात है आपका। भारत में सबसे अधिक भूकंप जो है वो गुजरात में ही आते हैं। सबसे बड़ा साल्ट नमक उत्पादक राज्य वो भी गुजरात है। नर्मदा नदी गुजरात है। सरदार सरोवर डैम गुजरात है। इंदिरा गांधी परियोजना ये आपका गुजरात है। ओमकारेश्वर डैम ये आपका गुजरात है। तो जहाज निर्माण में यही स्थान प्रसिद्ध है। एक बात मैं और बताता हूं आपको, यूनेस्को जिसने भारत के 42 साइट्स को शामिल किया है, इसमें जो 40वें नंबर की थी वो थी आपकी धोलावीरा। एक खास बात और, आजादी के बाद भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो आपका उत्तर क्या होगा उसके अंदर? बताइए। कराची की बाद बनाया गया था। आपको आंसर बताना इसका। आजादी के बाद बनाया गया भारत का पहला जो बंदरगाह था, आपको उसका नाम साथ में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस झील या तालाब की सतह पर जल तेजी से द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा? बढ़ते हुए द्रव्यमान को। तो इसमें आएगा जल सुंबल। ये झील से संबंधित है। झीलों के अंदर जो सतही जल है उसका अचानक से बढ़ जाना। अब एक चीज ध्यान रखना, झील यदि मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है, जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो है आपकी सुपीरियर झील, और ये जो है झील ये कनाडा में है। और यदि मैं भारत की बताऊं तो उत्तर हो जाएगा वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। आपकी जानकारी के लिए जो खास बात ध्यान रखनी है, जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पर स्थित है। ध्यान रखना बेटा, कनाडा दुनिया का 2nd कंट्री है बड़ा, और अमेरिका जो है ये दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। और इन दोनों के बीच जो बाउंड्री लगती है वो किन्हीं भी 2 देशों के बीच लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा है। और इसी सीमा रेखा के ऊपर 5 झील हैं। उन 5 झीलों को बोलते हैं ग्रेटर लेक, और उन 5 झीलों में जो 2nd नंबर झील है वही है आपकी सुपीरियर लेक। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है जिसके अंदर झेलम नदी अपना पानी डालती है। झेलम जिसके
किनारे आपका श्रीनगर शहर बसाया गया है। श्रीनगर शहर जो सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? महात्मा गांधी की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पटना। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पटना। महात्मा गांधी जिनका भारत में पहला आंदोलन 1917 चंपारण, नील की खेती करने वालों के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री 1917 में ही होती है। पटना जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र, और जो ये महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति बनाई गई है ये 70 फीट की है। कैसी धातु की बनी हुई है सर? ये कांसा धातु की बनी हुई है। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है ये कब मिली थी सर? 1917 में। किसने दी थी ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो भारत ही नहीं, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो एशिया, बल्कि एशिया का भी पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जो नोबेल प्राइज मिला था ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ये बांग्ला भाषा में थी और बांग्ला भाषा भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। तो गांधी जी की जो सबसे बड़ी मूर्ति मैंने बताई है, आपको बता दी है मैंने, पटना। ये आपका गंगा नदी के ही किनारे है बेटा, गंगा नदी के ही किनारे है ये आपका। अगला क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो विश्व प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बारे में कहां से पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो शिलालेख नंबर 13। ध्यान से समझो बेटा, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा का हिस्सा है। कलिंग जिसकी राजधानी होती थी तोसली। कलिंग जो सफेद हाथी के लिए प्रसिद्ध होता था। अब सम्राट अशोक, ये वही सम्राट अशोक है जो भारत का श्रीनगर शहर बसाएंगे, श्रीनगर शहर, और नेपाल का ललित नगर शहर बसाएंगे। अब इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। इस युद्ध को, ये युद्ध कब हुआ था सर? 261 ईस्वी पूर्व। इसमें अशोक को राजा बने हुए कितने साल हो गए थे? 8। कौन से अभिलेख में जिक्र किया गया है? अभिलेख नंबर 13 में इसका जिक्र किया गया है। सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है जो जयपुर में है। जयपुर जिसे आप लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और जयपुर जिसे आप लोग भारत का पेरिस कहते हैं। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी और सीन नदी के किनारे है। और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है इसका? गिरनार अभिलेख। सबसे जो पुराना, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पुराना जो अभिलेख है वो पुराना ये है। ये कौन सी भाषा में है? ये ब्रह्मी भाषा या फिर गरोष्ठी लिपि, आप जो भी बोल सकते हैं। इनको पढ़ा किसने था सर पहली बार? जेम्स प्रिंस के द्वारा इन्हें पढ़ा गया था। ये आपका कंप्लीट विवरण है बेटा। आपको इतना याद नहीं करना है कि कलिंग का युद्ध, आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप लोग ये सोच सकते हैं कि हां अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि आपको उचित समय पर, उचित कीमत पर, उचित पैसे में और संपूर्ण ज्ञान मिले, ताकि आपको आपकी सफलता मिल चुके या मिल जाए आसानी से। और मिलेगी जरूर, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हारना नहीं है, बी पॉजिटिव रहना है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष बनाया है? किस राज्य ने नीम के वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष बनाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये वही राज्य है जो भाषा के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मत्स्य उत्पादन में अग्रणी स्थान,
मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली, जिसके लिए आपकी नीली क्रांति आई थी, अग्रिम स्थान रखता है। इस आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सबसे अधिक डिप्यूटी सीएम, 5 डिप्यूटी सीएम इसी आंध्र प्रदेश में ही है। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था? तो उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है, इसी आंध्र प्रदेश से कटकर जून 2014 में एक राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य ये बना था आपका श्री श्याम कमीशन की रिकमेंडेशन पर, जैसे आपका हरियाणा बना था जेसी शाह आयोग के रिकमेंडेशन पर। तो नीम के वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में अपनाने वाला कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। इससे रिलेटेड जो चीजें बन सकती थी वो आपको ध्यान कर लेनी है। एक और याद कर सकते हो, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे जी ने चलाया था, विनोबा भावे जी ने चलाया था, वो आंदोलन भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ही चला था। सन 2006 में जब भारत में नरेगा को लागू किया गया था, नरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पूरे भारत में लागू होती है 2008 में, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम हो जाता है मनरेगा। इसकी शुरुआत भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ही हुई थी। नाबार्ड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड इज, तो नाबार्ड क्या है? एक कृषि वित्त बैंक है। ये नाबार्ड जो है कृषि वित्त बैंक है। याद रखना बेटा, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। इसको बनाने में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान कर लेंगे सभी बच्चे, COMMITTEE, शिव कमेटी। शिव कमेटी, शिव कमेटी उसका नाम है। इस समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय इसकी देश की प्राइम मिनिस्टर होती थी। तो ये है। कृषि मंत्री कौन है सर हमारे वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है सर वर्तमान में हमारे? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969। कितने बैंकों का हुआ सर? 14 बैंकों का। ये 14 ही बैंक क्यों थे? ये क्योंकि ये 14 बैंक वो थे जो उस समय 50 करोड़ रुपए का लेन देन करते थे। सेकंड टाइम बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया? 1986 में। कितने बैंकों को किया गया? 6 बैंकों को। ये 6 ही क्यों थे? क्योंकि यही समय 200 करोड़ रुपए का लेन देन करते थे। और दोनों ही समय जो देश की प्रधानमंत्री हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है इसमें लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी करके बताना है आपको इसका क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, लोकसभा, लोकसभा जिसका जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र आर्टिकल 93 में किया गया है, लोकसभा जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा जिसे निचला सदन भी कहते हैं, लोकसभा जिसे ऊपरी सदन भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति करेगा सत्तारूढ़ दल। वैसे तो इसमें सही तो होता है भाई चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन तो यू आर राइट। एक और ध्यान करना है, इंडियन पॉलिटिक्स में लोकसभा स्पीकर या लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये एकमात्र ऐसा पद है जिसको कोई शपथ नहीं दिलाता है। पहला यदि मैं स्पीकर बताऊं, लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर जी। सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? तो वो रहे थे बलराम सिंह जाखड़। पहली महिला कौन थी? तो पहली जो महिला थी वो थी आपकी मीरा कुमार सॉरी। और वर्तमान में कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में जो नाम आएगा वो नाम है आपका ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किस आयु तक
अपने पद पर रह सकते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है, तो जल्दी करके बताइए मेरे को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय आएगा 1965। ध्यान दो बेटा, सर्वोच्च न्यायालय जिसका जिक्र कहां किया गया है? अनुच्छेद 124। कौन से पार्ट में किया गया है? पार्ट नंबर 5 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। सर्वोच्च न्यायालय जिसका पहली बार उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था MC सीतलवाड़ ने। कौन थे सर ये MC सीतलवाड़? ये देश के पहले महान्यायवादी थे, देश के पहले महान्यायवादी। वर्तमान में कौन है सर? रमन जी है, रमन जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। पहली महिला कौन थी सर? तो उत्तर हो जाएगा फातिमा बीवी। वर्तमान में कौन है सर? तो वर्तमान में है डी चंद्रचूड़, डी चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं सर ये? 50वें नंबर के। ध्यान रखना बेटा, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और राष्ट्रपति जी को शपथ ये दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? चलिए, सबसे पहली बात तो इसमें आपका उत्तर होगा राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष ये वही राज्यसभा है जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। वही राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन बोलते हैं। वही राज्यसभा जिसका जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है। वही राज्यसभा जिसमें सीटों की संख्या 250 है। वही राज्यसभा जिसमें राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा। यही राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करेगा और इसका जो मुखिया होता है वो होता है सभापति, और सभापति जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होगा। जो देश का उपराष्ट्रपति है वो इसका पदेन सभापति होता है। जो इसका उपराष्ट्रपति है, जो इसका उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति होगा। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 63 में किया गया है। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है सर? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो मूल रूप से राजस्थान से है और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल भी थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड क्या है सर? तो इनका टाइम पीरियड है 1856 से 1862। अंतिम वायसराय में कौन आएगा? तो उत्तर आएगा माउंटबेटन। वही है जो आजादी के समय थे। यदि मैं भारतीय का नाम लूं इसमें, तो भारतीय में इसमें नाम आएगा सी राज गोपालाचार्य, गोपालाचार्य। इसके बाद वायसराय पद को राष्ट्रपति में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो कौन थे सर? आपको पता ही, आपके राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे, जिन्हें आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? आप में इसमें है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था सर? 1761 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? मराठों वर्सेस अफगानों के बीच। मराठों का लीडर कौन है सर? तो मराठों का लीडर है सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ और विश्वास राव, दो मेन कमांडर हैं, विश्वास राव। अफगानों का लीडर कौन है सर? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली।
ध्यान देना बेटा, ये वही अब्दाली है जो 1739 में जब देश के अंदर नादिर शाह का हमला होता है तो उसके सेनापति थे। एक और इस पानीपत के युद्ध में मराठों की हार हुई और इनकी शक्ति को बड़ा भारी नुकसान हुआ था, लेकिन एक शख्सियत थे जो इस युद्ध को बदल सकते थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। वो थे भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल, 80 युद्धों का विजेता महाराजा सूरजमल। यदि ये इस युद्ध में हिस्सा लेते तो शायद मराठों की यानी कि हिंदुस्तानियों की जीत होती और अफगानिस्तानी जो लुटेरे बाहर के थे उनकी हार होती। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने बहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ इस प्रकार की बात कही थी कि ये एक लुटे हुए बैंक के आगामी तिथि के चेक हैं। ये किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा इसमें महात्मा गांधी जी। अब बात आती क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1972 के अंदर, 1942 1942। और क्या याद रखे सर, इस समय मेन अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अब वो इन्होंने इसे इसका नाम दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया होते थे ये, और यही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शायद जिस समय देश का संविधान बन रहा था उस समय देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक थे, सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक यही थे, सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से यही होते थे आपके। ये देश के पहले कानून मंत्री थे और इन्हें ही प्यार से लिटिल बुद्ध या फिर छोटे बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। झांसी रियासत को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना दिया गया? झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कौन भूल सकता है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो किताब कि सन 57 में चमक उठी तलवार वो पुरानी थी, बुंदेलों के मुंह बोली सुनी हमने कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी रियासत को कब मिलाया गया था सर? तो झांसी के लिए वो था आपका राज्य अपहरण, लैप्स की नीति बोलते जिसे आप लोग लैप्स की नीति बोलते हैं। लैप्स की नीति जो डलहौजी ने चलाई थी, वो डलहौजी जिसे मॉडर्न पोस्ट ऑफिस का फाउंडर बोलते हैं, वो डलहौजी जिसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जनक बोलते हैं, वो डलहौजी असल में 1857 की क्रांति की बगावत की सारी चिंगारी इसी ने सिलगाई थी। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में बता दिया। झांसी को कब मिलाया गया था सर? 1853-54 में ये पैगाम आ गया था। इसके बाद झांसी की रानी लड़ाई करती है। इनके पति का नाम था गंगाधर राव और दामोदर बादल नाम का घोड़ा। क्या महिला रही होगी वो जो 100 फीट ऊंचाई से अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर जंप कर जाती है। ऐसे ही नहीं, आज के दिन महिलाओं में कोई भी जोश की बात हो तो रानी लक्ष्मीबाई का डिस्कस किया जाता है। ये वीरांगना थी। ह्यूरोज नाम के एक अंग्रेज ने इसे कहा था ये 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द है, वन एंड ओनली मैन इन 1957 रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा साबरमती। कहा भी जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को आजादी दिलाई बिन खड़क बिन ढाल। इससे यहां से यात्रा शुरू करते हैं। तारीख क्या थी सर? वो 12 मार्च तारीख थी। कितने अनुयायियों को साथ लेके चलते हैं सर? 79 अनुयायियों को लेकर चलते हैं। कितने मील की वो यात्रा थी सर? 241 मील की वो यात्रा थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब करेंगे? 1916 में करेंगे।
नमक कानून या नमक तोड़ो कानून इसी का हिस्सा है। कर मत दो, ये नारा भी गांधी जी ने इसी समय दिया था। और ये इससे आगे पढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से सबसे या एकमात्र ऐसा जो नवीकरणीय साधन है, आपको उसका नाम बताना है, क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? यह बड़ी विकट समस्या है देश के लिए, बड़ी विकट समस्या है। तो इसका उत्तर होगा आपका हरियाणा। लिंग अनुपात के मामले में हरियाणा सबसे कम है। सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है देश में वो केरला का है। ध्यान रखो, सबसे अधिक साक्षरता कहां है? केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो यहीं पर है। पेरियार नदी कहां पर है? पेरियार नदी यहीं पर है। पेरियार नदी यहीं पर है और इसी नदी पर झील है। भरतपूजा नदी वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर है। और क्या है? एक झील है वेवनाथ झील। वेवनाथ झील जो भारत की सबसे लंबी झील है वो यही है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47A वो यहीं पर है, जबकि सबसे बड़ा है NH 44। केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम, और ओणम का जो त्योहार है इसके अंदर क्या होता है सर? नौकायान किया जाता है। नौकायान कौन सी झील में होगा? वेवनाथ झील में होगा। और नौकायान विजेता के लिए कौन सी ट्रॉफी होती है सर? नेहरू ट्रॉफी होती है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध इसी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध इसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया है? तो आपको इसका उत्तर बताना है, ये कहां स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है गांधीनगर। एक ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब होती है? 1998 के अंदर। इसके टोटल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो 7 इसके केंद्र बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना, ये पोरबंदर और ये जो सारे जो शहर हैं ये आपके गुजरात की ही बात कर रहा है। ये गुजरात की। आपको ध्यान भी होगा सोमनाथ टेम्पल यहीं पर है, जिस सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला 1025 ईस्वी में किया गया था। ये गजनवी का 17 हमलों में से किया गया 16 नंबर का हमला था। सबसे ज्यादा जो लूटपाट हुई थी वो यही हुई थी। नारी शक्ति वंदन कानून भारत का कौन सा संवैधानिक संशोधन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख के देता हूं कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए ये क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 106। पहले याद करो, ये जो संशोधन है, संविधान में संशोधन हो सकता है, इस बात का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। ये जो संशोधन नंबर तो 108 है, लेकिन यदि मैं बिल नंबर कहूं तो बिल नंबर है ये 128। इसे किसने पेश किया था? तो हमारे कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल के द्वारा इसे पेश किया गया था। अर्जुन सिंह मेघवाल। ये कितने प्रतिशत आरक्षण देगा महिलाओं को? 33%। कितने सालों के लिए बनाया गया है ये? 15 सालों के लिए। ये अप्लाई कब होगा सर? तो ये अप्लाई होगा 2026 के बाद। यानी कि मैं सीधी बात करूं तो 2029 इलेक्शन में लागू होगा, क्योंकि 26 में परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ही इसे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिकाएं भारत के किस व्यक्ति से संबंधित हैं? नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिकाएं ये किससे संबंधित हैं? तो आपका उत्तर होगा इसमें महात्मा गांधी जी। नवजीवन इसकी शुरुआत होती है 1929 और हरिजन की शुरुआत होती है 1933। गांधी जी का जो बर्थडे है 2 अक्टूबर को, ये क्या बनाया जाता है सर?
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है। याद रखना बेटा, महात्मा गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आते हैं। और ये भारत में कहां आए थे? मुंबई में आए थे। मुंबई में कहां आए थे? अपोलो बंदरगाह पर आए थे। कौन से जहाज में बैठकर आए थे? सुदीव जहाज में बैठकर आए थे। इनको किन्होंने बुलाया था? तो इनके राजनीति गुरु जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बुलाया गया था। और यही कारण है 9 जनवरी क्या होगा? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। अभी प्रवासी का 17वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इंदौर में। और इसमें किसे सम्मानित किया गया है? अजय बंगा। और अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के मुखिया है। और ये अजय बंगा भारतीय मूल का निवासी है। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 उसी समय अमेरिका में है, उसी 1944 में आपकी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी स्थापना भी उसी समय होती है। हाल ही में किस राज्य में AFSPA की समय सीमा बढ़ा दी गई है? हाल ही में किस राज्य में AFSPA की सीमा बढ़ा दी गई है? तो आपका इसका उत्तर बताना है। इसमें क्या आपका आंसर होगा? जल्दी करके बताना एक बार जल्दी। पहली बात तो ये है क्या सर? ये है क्या? आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट। इसकी स्थापना होती है 1958 में। और इसकी जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो मैं बात कर रहा हूं मिजोरम की। वैसे एक नागालैंड में भी बिछाई गई, नागालैंड में भी बढ़ाई गई। ठीक है, याद कर लेना, दोनों में बढ़ाई गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। चैतन्य जल विद्युत संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? चैतन्य जल विद्युत जो परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? अभी ये चलाई गई है तो मैं सबसे पहले बताता हूं, जो ये परियोजना है ये सिक्किम से है। सिक्किम बेटा जो 1975 में हमारा एक राज्य बनता है, सिक्किम। सिक्किम जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम जहां भारत की सबसे ऊंची झील है और झील का नाम है चोलामू झील। और चोलामू झील से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, इसको ध्यान करोगे। चैतन्य जल विद्युत परियोजना ये सिक्किम की है, मैंने बता दी। सिक्किम राज्य 1975, जनसंख्या में सबसे कम है, सबसे ऊंची झील है, झील से नदी निकलती है तीस्ता। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। इसमें से यदि और मैं मेघालय बता ही चुका हूं आपको, बादलों के बारे में, बादलों के बारे में बता चुका हूं। मणिपुर, मणिपुर जिसकी हिंसा हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, मणिपुरी हिंसा। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जहां सूर्योदय सबसे अधिक होता है या सबसे पहले होता है, सॉरी, सूर्योदय का जो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एक नई प्रजाति सी रोबिन्स की खोज की है। ये क्या है? भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण है इसके द्वारा सी रोबिन्स की खोज की गई है। ये क्या है? तो आपका इसका उत्तर आ जाएगा मछली। पहली बात तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1916। ध्यान दो, कांग्रेस का 1916 में एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इकट्ठे हो गए थे। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी जो गंगा की सहायक नदी है, और ये मछली से है। मछली सांस किससे लेती है? गिल्स या फिर गलफेडो से। मछली के लीवर का तेल विटामिन डी का सबसे अच्छा, सूर्य के बाद सबसे अच्छा स्रोत माना गया। मछली के लिए कौन सी क्रांति आई सर? नीली क्रांति, नीली क्रांति। जबकि झींगा मछली के लिए स्पेशल नाम है ये, झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति आई, झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति। मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है?
आंध्र प्रदेश में। और आपका जो परवाणी सर्वेक्षण है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? बंगाल। और बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पार्टी का क्या नाम है? टीएमसी। इसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता, जिसे क्या बोलते हैं? स्मोकिंग सिटी ऑफ इंडिया, धुएं का शहर कलकत्ता। कलकत्ता की जुड़वा बंदरगाह कौन सी है? हुगली। 1911 से पहले हमारी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। हाल ही में भारत के किस राज्य में, कर्म नहीं है बेटा, ये कर्मा है, कर्म नहीं है, कर्मा पूजा महोत्सव का आरंभ किया गया है। कर्मा पूजा महोत्सव, कर्मा पूजा महोत्सव। तो कर्मा पूजा जो महोत्सव है ये है आपका झारखंड। झारखंड जो राज्य कब बना है? 2000 ईस्वी में। सीएम कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? लाख अनुसंधान केंद्र है। झारखंड के अंदर ही ये जो कर्मा पूजा, इसी के साथ में एक उत्सव है जिसका नाम है सरहुल उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सरहुल उत्सव। ये कहां है? आपके झारखंड में। रेलवे प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का, रेलवे प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो रेलवे प्रोजेक्ट झारखंड में आया था और इट इज रिलेटेड फ्रॉम एजुकेशन। ये शिक्षा से संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। 42वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल वुलर होल ब्रिज और सोमनाथपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की सूची में शामिल जो 42वें नंबर के हैं ये कौन से हैं? आपको इसका जवाब देना है। चलो, सबसे पहली बात मैं यदि करूं आपसे, यूनेस्को इसकी स्थापना कब होती है? 1945। यूनेस्को की सूची में भारत में टोटल कितनी साइट शामिल है? 42 शामिल है। एक तो ये ध्यान करोगे आप लोग, ठीक है। और इसमें से जो मैं 40 से बता देता हूं, आपका 40वां जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। 41वां जो है ये है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये बंगाल से है भाई, शांति निकेतन। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी से, जिनके बड़े भाई का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाला पहला भारतीय था। और 42वां जो नाम है वो है होयसेल मंदिर। होयसेल मंदिर जो है ये कर्नाटक में है। होयसेल मंदिर, यानी यूनेस्को की सूची में हमारे कितने विषय शामिल हो गए? 42। पहला कौन सा था? 1983 के अंदर एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ताजमहल, ताजमहल और लाल किला, रेड फोर्ट, ये 4 शामिल थे। 1983 ये वही समय है जब देश ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश अपना भारत जिसने 20 ओवर, 50 ओवर और 60 ओवर तीनों के वर्ल्ड कप जीते हैं। क्योंकि 1983 में कपिल देव हमारे कैप्टन थे और ये 60 ओवर की एक पारी होती थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में बाघ संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनकी अध्यक्षता में हुआ है ये। तो इसका उत्तर आएगा बेटा आपका जयपुर। बताइए आपको, जयपुर शहर राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया था। जयपुर जिसे आप क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस बोलते हैं। इस बात को ध्यान करना है। जगदीप धनखड़ का संबंध कहां से है? तो ये राजस्थान से है। ये इससे पहले क्या थे? ये राज्यपाल थे सर। कहां के राज्यपाल थे सर? बंगाल के थे। कौन से नंबर के थे सर? ये 21वें नंबर के थे। उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है उपराष्ट्रपति। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव ये आपका उत्तराखंड से है। ये उत्तराखंड से है। जबकि यदि मैं बताऊं आपको, लाडली बहन, लाडली बहन जो है ये एमपी से है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजकल। उत्तर प्रदेश में क्या है? मिशन महिला सारथी, मिशन महिला सारथी योजना, मिशन महिला सारथी योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये भी यहीं से ही है।
हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आएगा फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्ट इंडिया, भारतीय हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो आपका उत्तर आएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति, यदि मैं बताऊं आपको, हरित क्रांति पहली बार आती है अमेरिका में, और लेके कौन आता है? उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इसके नाम से अवार्ड दिया जाता है, जो कृषि वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत में हरित क्रांति लेकर कौन आता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इस हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर भारत पर था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर था। हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार 7 गुना, चावल की पैदावार 5 गुना बढ़ गई थी। गेहूं शोध निदेशालय करनाल और चावल अनुसंधान केंद्र कटक जो आपका महानदी पर है, ये वही कटक है जहां सुभाष जी का जन्म हुआ था। हीराकुंड बांध यहीं पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग है हमारी 40 नंबर। वैसे ध्यान करना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, आप लोग प्रेस है। खुशहाली के मामले में हमारी जो रैंकिंग आई है वो आई है 126वीं, ठीक है। और वैसे हम 5वीं जो ग्रोथ हमारी होती जा रही है अर्थव्यवस्था के मामले में। हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु संयंत्र किस देश से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो आजाद कब हुआ? 1971 में। इससे पहले इसका क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को आजाद किसने करवाया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश जिस दिन आजाद हुआ था वो उस दिन हमने एक ऑपरेशन चलाया था और हमें जीत मिली थी, और वो तारीख जो थी 4 दिसंबर, जब हमारी जो पनडुब्बी थी जिसका नाम था विक्रांता पनडुब्बी ने अमेरिका की निर्मित गाजी पनडुब्बी को समाप्त कर दिया था। बांग्लादेश जो पटसन उत्पादन में अग्रणी स्थानों में से है। बांग्लादेश जहां पर आपका सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। बांग्लादेश जिसका राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश जिसमें गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेशनल कॉलिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा सोनल गोयल, और इसका जो है वो किरण रेरू जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये विषय था आपका टोटल मिला के 25 क्वेश्चन है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस निकट भविष्य में या किसी भी एग्जाम में ये या इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपकी मेहनत पूरी दुनिया के सामने एक अलग की चमक और दमक के साथ में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद।